कैसी तेरी खुदगर्जी लास्ट पार्ट। अभिमन्यु और मानसी जी दोनों आपस में बात कर रहे थे। कनक को घुटन सी महसूस हो रही थी। कनक उर्ली में से उठकर खड़ी हो गई। कनक को ऐसे खड़े होते देख वंश जल्दी से कनक के पास आकर कनक से पूछा, क्या हुआ जान। कनक ने वंश को देखते हुए कहा, मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। कनक ने इतना ही कहा था, वंश ने एक झटके से कनक को अपनी बाहों में उठाते हुए कनक को सिंघानिया विला से बाहर ले जाते हुए कहा, आप लोग एंजॉय करें, हम लोग अभी आते हैं। इतना कहकर वंश कनक को अपनी बाहों में लेकर वहां से चला गया। वंश और कनक सिंघानिया विला के गार्डन में सर्कुलर झूले पर बैठे थे। कनक का सिर वंश के चेस्ट पर था, वंश का हाथ कनक की कमर पर था। वंश अपनी नज़रें नीचे कर कनक को देखते हुए पूछा, जान तुमने मुझे इतनी जल्दी माफ़ क्यों कर दिया। मैंने तो तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, तुमने तो मुझे कोई सज़ा नहीं दी। कनक ने चांद को देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने आपसे प्यार किया है और प्यार में गलत सही नहीं दिखता, दिखता है तो सिर्फ प्यार। वंश कनक को कसकर अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, जान मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि मेरे दिए गए हर दर्द को तुम भूल जाओगी। कनक ने आसमान को देखते हुए अपने मन में कहा, मम्मा आपकी और मेरी किस्मत एक जैसी है। आपको भी प्यार में धोखा मिला था और मुझे भी आपको आपके प्यार ने मार डाला और मुझे मेरे प्यार के दर्द ने मार डाला। मम्मा आपकी प्रिंसेस बहुत जल्द आपके पास आ रही है, आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करना। लव यू मम्मा। वक्त धीरे धीरे कर गुजर रहा था, सारी रस्में भी अच्छे से हो रही थी। कनक और वंश ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। उनकी शादी से सभी बहुत खुश थे। अभिमन्यु के दिल में ऐसी बात थी जो वह सभी को बताना चाहता था, लेकिन सभी रस्मों को करते हुए कनक बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इसलिए कनक को वंश के रूम में ले जाकर बेड पर बैठा दिया गया। अभिमन्यु ने अपनी माँ से कहा, मॉम हमने तो डिसाइड किया था ना, शादी होते ही हम सबको सच बता देंगे। लेकिन कनक तो अपने रूम में चली गई और उसका चेहरा भी बीमार जैसा लग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। मॉम हमारा प्लान था कनक की रिपोर्ट को चेंज करना, कनक की रिपोर्ट में यह बताना कि कनक को कैंसर है। लेकिन कनक की तो सच में तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आपको नहीं लगता मॉम, कनक अपनी बीमारी के बारे में सोचकर बीमार हो रही है। मानसी जी अभिमन्यु के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे भी सही नहीं लग रहा है, हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तभी अचानक अभिमन्यु की नज़र कनक के डॉक्टर पर पड़ी, जो सिंघानिया विला से बाहर जा रहे थे। अभिमन्यु ने दौड़ते हुए डॉक्टर के पास जाकर पीछे से डॉक्टर के शोल्डर पर हाथ रखते हुए पूछा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है डॉक्टर। डॉक्टर ने जब पीछे पलटकर देखे तो वह हैरान हो गए। वह जाने को हुए तो अभिमन्यु ने डॉक्टर के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है। इतना कहकर अभिमन्यु डॉक्टर का हाथ पकड़े हुए रूम में चला गया। अभिमन्यु ने डॉक्टर से कहा, आपने कनक की बीमारी का सच किसी को बताया तो नहीं ना। आपने किसी को यह नहीं बताया ना कि कनक को कोई बीमारी नहीं है। वह रिपोर्ट झूठी रिपोर्ट थी। डॉक्टर ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, मिस्टर राठौर, मैंने आपके कहने पर यह काम करने का फैसला ज़रूर किया था और मैं वैसा शायद करता भी। लेकिन कनक की पहली वाली रिपोर्ट नॉर्मल थी, दूसरी वाली रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई थी। उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने इतना ही कहा था कि अभिमन्यु 2 कदम पीछे हो गया। अभिमन्यु ने शॉक्ड होते हुए कहा, व्हाट, पर ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, मिस्टर राठौर, जो रिपोर्ट मैंने आपको दी थी वह कनक की फर्स्ट रिपोर्ट थी, उसमें सब नॉर्मल था। लेकिन जो रिपोर्ट आपके जाने के बाद मुझे मिली वह रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी। मैंने आपको बहुत बार बताने की कोशिश की, फिर उसके बाद मिस गोयल ने कहा कि मैं उनकी बीमारी का सच किसी को नहीं बताऊं। वह जानती थी कि आपने मुझसे यह सब कहने के लिए कहा है और उन्होंने कहा कि मैं वैसा ही लोगों को बताऊं जैसा आप चाहते थे। इसलिए मैंने ब्रेन ट्यूमर की जगह कैंसर बताया था। आई एम सॉरी मिस्टर राठौर, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मिस गोयल के पास वक्त नहीं बचा है। गॉड उन्हें 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते ज़िंदगी दे सकता है, क्योंकि उनका ट्यूमर अब लास्ट स्टेज पर है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर गॉड चाहे तो वह उसी ट्यूमर के साथ कई साल जिंदा रह सकती है। अब यह सब मेरे हाथ में नहीं बल्कि गॉड के हाथ में है। अब वह तय करेगा कि मिस गोयल कितने दिन तक जिंदा रहेंगी। मुझे चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। मैंने बहुत से पेशेंट देखे अपनी लाइफ में, लेकिन मिस गोयल जैसा पेशेंट आज पहली बार देख रहा हूँ, जो अपनी बीमारी को जानने के बावजूद इतनी खुश
और स्ट्रांग है, क्योंकि आज से पहले सभी पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में सुनकर उदास हो जाते थे, रोते थे। लेकिन मिस गोयल बहुत अलग है। उन्हें अपनी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह बहुत खुश है कि वह इस दुनिया को छोड़कर जा रही है। उनका ख्याल रखिएगा। बाय मिस्टर राठौर। मानसी जी की आंखों में आंसू था। उनका प्लान सच हो गया था। अभिमन्यु मानसी जी के गले लग रोते हुए कहा, मॉम, मैं कनक को नहीं खोना चाहता हूँ। किसी ने सही कहा है, मोहब्बत का एक उसूल है, जब यह देने पे आती है तो दिलों को हुकूमत दे देती है, बादशाहत नसीब कर देती है। लेकिन जब यही मोहब्बत अपने होने का वजूद देती है तो एक लम्हे में हर चीज़ खाक कर देती है, सांस तक छीन लेती है। वंश के रूम में कनक खिड़की के पास खड़ी काले और घने आसमान में उस अकेले चांद को देख रही थी। चांद को देखते हुए कनक को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास बहुत वक्त नहीं है। जितना भी वक्त बचा है वह खुलकर जीना चाहती थी। सारे दर्द, सारे धोखे और सारी नफरत को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। कनक यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी खुली कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कनक ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि जिसने उसके कमर पकड़ी थी उसके एहसास और खुशबू को वह अच्छे से जानती थी। कोई और नहीं बल्कि वंश था। कनक वंश के हाथ पर अपने हाथ रख दिया। वंश अपनी चीन को कनक के शोल्डर पर रखते हुए कहा, क्या सोच रही हो छोटे खरगोश? कनक ने अपनी आंख बंद किए हुए वंश को महसूस करते हुए कहा, यही कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज हकीकत में मैं आपकी वाइफ बन गई। वंश कनक को अपनी तरफ पलटकर कनक को देखने लगा। कनक उस चांद की रोशनी में भला की खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि कनक के ऊपर वह लुक, जोरा, माथे पर बड़ा सा मांग टीका, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में बड़ा जराऊ सेठ उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। कनक इस वक्त किसी राजवाड़े की रानी लग रही थी। कनक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया की खूबसूरती आज उसके चेहरे पर है। कनक के होंठ पर वह लगी लाल लिपस्टिक और उसकी नाक की नथिया उसके चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। वंश ने कनक के दुपट्टों को उतारकर साइड में कर दिया, क्योंकि दुपट्टा बहुत ही भारी था। वंश कनक के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कनक से पूछा, तुम ठीक हो ना छोटे खरगोश? कनक ने मुस्कुराते हुए वंश से कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। वंश ने कनक से कहा, कहो छोटे खरगोश, क्या कहना चाहती हो? अब तो पूरी जिंदगी मैं तुम्हारा ही सुनने वाला हूँ। कनक अपने हाथों को वंश के गाल पर रखते हुए कहा, आप जानते हैं ना, मैं पूरी जिंदगी आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। मैं जानती हूँ यह हकीकत बहुत कड़वी है, लेकिन यही सच है। और जितना भी वक्त मेरे पास बचा है मैं उसे खुलकर जीना चाहती हूँ। मैं आपसे गुस्सा होकर, आपके दिए गए दर्द को याद कर आपको दर्द नहीं देना चाहती। जानती हूँ आपने मेरे साथ गलत किया, और शायद मेरी जगह कोई और लड़की होती तो आपको माफ़ नहीं करती। मैं भी आपको माफ़ नहीं करती, लेकिन मेरे पास आपसे नाराज़ होने का या आपसे सॉरी बुलवाने का वक्त नहीं है मिस्टर खरूस। वंश की आंखें बिल्कुल लाल हो गई। उसकी आंखों में नमी थी। वह घुटनों के बल बैठते हुए कनक के सामने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ़ कर दो छोटे खरगोश। कनक वंश के सामने बैठ गई और वंश के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया मिस्टर खरूस, और अब आपके साथ जीना चाहती हूँ। मैं अपनी बीमारी को अपने पैर की बेड़ियाँ नहीं बनाना चाहती। मैं हर पल को एंजॉय करना चाहती हूँ, हर पल को ऐसे जीना चाहती हूँ जैसे मेरा आखिरी पल हो। इसलिए मैं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर तरस खाकर यह मत सोचिए कि मैं बीमार हूँ इसलिए आप मुझसे दूरी बनाएं। आज मैं आपसे अपना हक मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप मुझे पूरी तरह से मिसेज कनक वंश राय सिंघानिया बनाएं। मैं आपकी बनना चाहती हूँ। क्या आप मेरे बनने के लिए तैयार है? कनक की बातें वंश के दिल को बहुत तकलीफ दे रही थी और सुकून भी, क्योंकि वह कनक को खोना नहीं चाहता था। लेकिन सच तो वाकई में बहुत कड़वा होता है। वंश ने एक झटके से कनक को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। तुम्हें हर पल वह सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। इतना कहकर वंश ने अपने फोrehead को कनक के फोrehead से टच किए बैठा था और चांद अपनी चांदनी उन पर बिखेर रहा था। वंश ने कनक के फोrehead पर किस किया। वह इसी तरह कनक को प्यार करता रहा। इनका प्यार पूरी तरह से मुकम्मल हो गया था। यह दोनों पूरी तरह से आज एक हो गए थे। अगली सुबह कनक की आंख सुबह के 10 बजे खुली तो देखा कि वंश अभी भी उसे अपनी बाहों में लिए हुए सो रहा है।
उसके कुछ बाल उसके माथे पर बिखरे हुए हैं। वह सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। कनक वंश को देखते हुए धीरे से कहा, आई लव यू वंश। वंश ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, आई लव यू टू छोटे खरगोश। वंश के अचानक आंख खोलने से कनक डर गई और शर्म से लाल हो गई। वंश ने कनक से कहा, डरो मत छोटे खरगोश, मैं ही हूँ तुम्हारा अपना हस्बैंड। इतना कहकर वंश ने कनक के फोrehead पर किस किया। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। 6 महीने गुजर गए थे। गुजरे हुए 6 महीने में कनक कई बार बीमार पड़ी थी, जिससे सभी की सांस रुक जाती थी, लेकिन हर बार कनक ठीक हो जाती थी। और आज सिंघानिया विला में 6 मंथ एनिवर्सरी रखी गई थी। आज कनक और वंश की शादी को 6 महीने पूरे हो गए थे। कनक रेड कलर की साड़ी में बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो वही वंश उसके साथ ब्लैक फॉर्मल सूट में खड़ा था। अंकित और रूहान एक दूसरे से लड़ते झगड़ते एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मानिक ने लूसा से शादी कर ली थी। उन्हें शादी किए हुए 3 महीने हो गए थे। यश की ज़िंदगी में भी एक लड़की आई थी जो यश से बिल्कुल अपोजिट थी, जो बिल्कुल कनक की तरह सीधी सादी और डरी सहमी रहती थी। तो वही अभिमन्यु की ज़िंदगी में भी एक लड़की आई थी जो उससे भी ज़्यादा तेज थी। हर वक्त उसका मुंह चलता रहता था। वह कभी अपनी गलती मानती तक नहीं थी। सामने वाला हार मान जाए, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती थी। अभिमन्यु और निधि हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एहसास था, लेकिन यह दोनों ही उस एहसास को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन दोनों ने उस एहसास को दोस्ती का नाम दे दिया था। आज सभी बहुत खुश थे। मानसी जी कनक को बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वंश और कनक ने दोनों ने पहले केक कट किया और फिर एक दूसरे के साथ डांस एंजॉय करने लगे। वंश कनक के साथ डांस करते हुए कहा, छोटे खरगोश, मैंने हमारा हनीमून प्लान किया है, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? वंश की बातें सुन कनक ब्लश करने लगी। वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे वंश के साथ डांस कर रही थी कि तभी उसे अपने सिर में अचानक बहुत दर्द महसूस हुआ। वह डांस करते हुए अपने सिर को वंश के चेस्ट पर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही है। उसने अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने नाक के पास रख अपने सामने किया तो उसके हाथों में खून था। उस खून को देख उसके हाथ कांपने लगे। वह समझ चुकी थी कि अब उसका वक्त आ चुका है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। कनक ने अपने हाथों को वंश के कमर के चारों तरफ लपेटकर वंश से कहा, एक वादा करेंगे आप वंश? वंश कनक को अपनी बाहों में महसूस करते हुए धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ छोटे खरगोश। वादा तो बहुत छोटी चीज़ है, क्या चाहती हो तुम? कनक ने कहा, अगर ज़िंदगी में कोई आपसे प्यार करे और वह आपकी ज़िंदगी में आना चाहे तो उसे मेरी तरह तड़पाइएगा नहीं, उसे आने दीजिएगा, क्योंकि हर कोई बहुत किस्मत वाला नहीं होता। हर एक इंसान को दूसरा मौका नहीं मिलता। कनक के मुंह से अचानक से यह सभी बातें सुन वंश हैरान हो गया। वह झटके से कनक से दूर हुआ तो कनक के नाक से ब्लीडिंग होते देख डर गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। निधि और अभिमन्यु जो दोनों साथ में डांस कर रहे थे, वह भी कनक को इस तरह देखकर डर गए। मानसी जी, मानिक, लूसा, यश, वह सभी भी कनक के पास आ गए। रूहान और अंकित भी कनक के पास आ गए। उन्हें कनक के बारे में बता दिया गया था। वंश कनक के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। कनक वंश के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, अब उसका वक्त नहीं है। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू था। वंश अपने रुमाल से कनक की ब्लीडिंग को साफ करते हुए कनक से कहा, छोटे खरगोश, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कनक अपने हाथ को वंश के दिल के पास रखते हुए लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है वंश, किस्मत इंसान को बार बार मौका नहीं देती। शायद मेरी मोहब्बत पर और आपके प्यार को देखकर गॉड को भी मुझ पर तरस आ गया था, इसलिए उन्होंने मुझे 6 महीने का वक्त दिया। लेकिन अब वह वक्त खत्म हो चुका है। अब वह मुझ पर और तरस नहीं खा सकते, इसलिए मुझे अपने पास बुला रहे हैं। आपको अपना वादा याद रहेगा ना वंश? कनक ने अटकते हुए कहा, आप अपनी ज़िंदगी में किसी को आने देंगे? रूहान को एक माँ की ज़रूरत है और अंकित को भी। कनक की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। वह मुश्किल से बोल पा रही थी। वंश कनक के आंसुओं को साफ करते हुए कहा, तुम मुझे कहीं छोड़ कर नहीं जाओगी। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मेरे साथ रहोगी। कनक ने मुस्कुराते हुए वंश के चेहरे को अपने हाथ में लेकर कहा, मैंने आपसे वादा जरूर किया था, पर यह वादा नहीं किया था कि मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी चलूँगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ नहीं चल पाऊँगी। आई लव यू वंश।
मैंने ज़िंदगी में आपसे और पापा से बहुत प्यार किया था। आप दोनों ही मेरी ज़िंदगी है। आई लव यू। इतना कहकर कनक अपने घुटनों पर बैठ गई। उसने रूहान और अंकित को गले से लगाते हुए कहा, सॉरी डैडी, तुम्हारी रैबिट तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। सॉरी अंकित। अंकित की आंखों से भी आंसू गिर रहा था। वह अपने पापा के बाद अपनी बहन कनक को नहीं खोना चाहता था। कनक को अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस होने लगा। खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और अपने हाथ को वंश के गले में डाल दिया और अटकते हुए आखिरी लंबी सांस लेते हुए कहा, आई लव यू। कुछ ही पल में वह वंश की बाहों में झूल गई। वंश कनक को बाहों में लिए हुए जमीन पर बैठ गया। कनक उस रेड साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी वह बंद पड़ी बड़ी पलकें, जिनमें अभी भी कुछ आंसू की बूंद ठहरी थी। उसके माथे पर हल्का सा सिंदूर था। उस रेड कलर की साड़ी और लिपस्टिक में वह आज कयामत ढा रही थी। सभी की आंखों में आंसू था। वंश कनक को अपने सीने से लगाए जोर जोर से रो रहा था। उसकी मोहब्बत आज पूरी होकर भी अधूरी रह गई। सच्ची थी मोहब्बत, पर अधूरी रह गई। इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी रह गई। 5 साल बाद वंश एक पेड़ के पास बैठा था। उसके ऊपर पिंक कलर के छोटे छोटे फूल उसके ऊपर गिर रहा था। वंश अपनी आंख बंद किए था, तभी उसे अपनी आंखों पर किसी का मुलायम हाथ महसूस हुआ। वंश के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वंश उस हाथों को छूते हुए कहा, छोटे खरगोश तुम आ गई। कनक ने व्हाइट फ्रॉक पहना था। वह परी की तरह लग रही थी। कनक वंश की गोद में आकर बैठते हुए कहा, वंश भूल जाइए मुझे और किसी और को इस दिल में जगह दीजिए। कनक का हाथ इस वक्त वंश के दिल पर था। वंश कनक के चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर कनक से कहा, अगर इस जगह में किसी और को जगह दे दूंगा तो तुम्हें इस तरह महसूस नहीं कर पाऊंगा। तुम तो जानती हो 5 साल से रोज मैं तुम्हें यही मिलने आता हूँ। उन दोनों के ऊपर वह फूल गिर रहे थे। वह दोनों एक दूसरे के गले लगे थे कि तभी पीछे एक आवाज़ आई, पापा। उस आवाज़ को सुनते ही वंश ने अपनी आंखें खोली तो कनक गायब थी। वंश ने पीछे मुड़कर देखा तो रूहान खड़ा था। वंश चेयर से उठकर रूहान के पास आकर रूहान का हाथ पकड़ा। वहां से जाने लगा तो वंश ने साइड में देखा तो कनक भी रूहान का दूसरा हाथ थामे वंश और रूहान के साथ कदम से कदम मिलाकर मुस्कुराते चल रही थी। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मरकर भी आपके साथ हूँ वंश, आई लव यू। वंश मुस्कुरा दिया और फिर कहा, आई लव यू टू। एक ऐसी मोहब्बत जो दूर होकर भी पास थी। प्यार मीठा जहर होता है जो दर्द के साथ साथ सुकून देता है। इस कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।